हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मैश एजुकेशन। और आज का हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट। सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट टर्म से ही समझ में आ रहा है कि इसमें हम सॉफ्टवेयर के बारे में समझेंगे। अभी तक हमने समझा था कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, कंप्यूटर की जनरेशन क्या है, बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग कंप्यूटर समझे, टाइप्स ऑफ। लास्ट टॉपिक जो हमारा था वो बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग कंप्यूटर था, मतलब कंप्यूटर के यूज करने के फायदे क्या क्या हैं। अगर आपने नहीं देखा तो हमारी आप पिछली प्रीवियस वीडियो में जा करके उसको चेकआउट कर सकते हैं। आज हम समझेंगे सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट, मतलब सॉफ्टवेयर का क्या कॉन्सेप्ट है। देखो, जो हमारा कंप्यूटर में बना होता है वो दो चीजों से मिलकर के बना होता है। पहला होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर तो एक टाइप हो गया, हार्डवेयर में इनपुट टाइप हो गया, आउटपुट हो गया, स्टोरेज हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, ऐसे टाइप्स हो जाते हैं। अभी इनकी ये भी वीडियो लाएंगे जल्दी ही कि इनपुट आउटपुट वीडियो, इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, इनकी वीडियो लाएंगे। ये एक हार्डवेयर का टाइप हो गया। अब आते हैं सॉफ्टवेयर के कॉन्सेप्ट पे। सॉफ्टवेयर के टाइप क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर जिनको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं उन्हें कहते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, वैसे पहले हम सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन परफॉर्म वेरियस कंप्यूटेशनल ऑपरेशन एट अ मच हायर स्पीड देन एन ऑर्डिनरी मशीन और ह्यूमन ब्रेन। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो बहुत सारे टास्क को परफॉर्म करती है, एक ऑर्डिनरी मशीन या ह्यूमन ब्रेन की कंपेरिजन में बहुत फास्ट परफॉर्म करती है। इट वर्क्स विद टू मेन एंटिटीज, ये दो मेन एंटिटीज के साथ परफॉर्म करती है। पहला होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। जो हार्डवेयर होता है, द फिजिकली पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज नोन एज हार्डवेयर व्हिच वी कैन टच, जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, है ना, उन्हें हम कहते हैं हार्डवेयर। जिन्हें हम नहीं टच कर सकते हैं, द सेट ऑफ प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन दैट कंट्रोल द हार्डवेयर। कई सारे ऐसे प्रोग्राम या प्रोग्रामों के कलेक्शंस को जो हार्डवेयर को कंट्रोल करते हो उन्हें सॉफ्टवेयर कहते हैं। अ सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन written in the form of program to given the computer system and manage the hardware. सॉफ्टवेयर कई सारे इंस्ट्रक्शन को कलेक्शन से बना होता है जिसे हम प्रोग्राम भी कहते हैं, और वो कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। द एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर, कुछ हम एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे एंटीवायरसेस आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट द सिस्टम। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका काम होता है सिस्टम को प्रोटेक्ट करना। मल्टीमीडिया प्लेयर्स लाइक VLC used to play audio and videos. Microsoft Office used to create and edit documents. Microsoft Office का यूज हम डॉक्यूमेंट को क्रिएट और एडिट करने के लिए करते हैं, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। Depending on their use, software are divided into two main parts. तो ये सॉफ्टवेयर्स हैं, इनको दो मेजर कंपोनेंट में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहला कौन सा होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब हम समझते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है। Since human and machine understand different language, system software acts as the interface between two. जैसे हम जानते हैं कि सिंस ह्यूमन एंड मशीन अंडर डिफरेंट लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं, जैसे हम हाई लेवल लैंग्वेज को जानते हैं, सिस्टम जो हमारा है, मशीन जो हमारा है, वो बाइनरी लेवल लैंग्वेज को जानता है। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ये हम दोनों के बीच का, यानी सिस्टम्स के और यूजर के बीच के इंटरफेस का काम कर रहे होते हैं। इट इज कंसीडर्ड द मेन टू पार्ट। ये जो होते हैं ये मेन दो तरह के होते हैं। पहला होता है, ये एक्चुअली इन्हें जो है कंप्यूटर के मेन सॉफ्टवेयर के रूप में कंसीडर किया जाता है। इन्हें कंप्यूटर के मेन सॉफ्टवेयर को कहा जाता है। जैसे पहला आ जाता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, पहला आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहला सॉफ्टवेयर कौन सा आता है? OS। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके पूरे कंप्यूटर को मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज ऑल कंट्रोल्स ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट एंड देयर ऑपरेशंस। फॉर एग्जांपल लाइनेक्स, विंडोज, मैक, ये सब कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जैसे मोबाइल फोन में यूज होने वाले macOS, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ही एग्जांपल हैं। इन ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली होता क्या है? ये हार्डवेयर
जो हमारा सीपीयू है और यूजर जो हम है, इन दोनों के बीच का इंटरफेस होता है। जैसे हमें 2+2 जुड़वाना है, तो हम 2+2 देंगे कंप्यूटर को जोड़ने के लिए, कहां पर देंगे? कैलकुलेटर में देंगे। कैलकुलेटर कैसे खुल के आएगा? जब हम कंप्यूटर को ऑन करेंगे, हमारे सामने डिस्प्ले आएगी, वहीं पर हम इंस्ट्रक्शन देंगे कंप्यूटर कैलकुलेटर को खोलने का, कैलकुलेटर खुल करके आएगा, उस पर नंबर डालेंगे और जोड़ करके हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो हमने किससे कहा कैलकुलेटर खोलो? जो हमारे सामने डिस्प्ले खुल करके आ रही थी उससे कहा। हमने इस डिस्प्ले से कहा, जो हमारे सामने आपको डिस्प्ले दिखाई दे रही, इससे कहा था। तो ये जो डिस्प्ले आती है ना, इसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारा डेस्कटॉप खुल करके आया हुआ है, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं डेस्कटॉप, और ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। यही हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलना है, यहाँ पर जाकर के मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल लिया, तो ये हमने इंस्ट्रक्शन दिया है। तो हमने अपनी बात किससे कही? ऑपरेटिंग सिस्टम से कही। ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया? ये बात जाकर के सीपीयू से कही, और सीपीयू ने ये ऑपरेटिंग सिस्टम खोल करके दे दिया है। तो हमारे और मशीन के बीच में इंटरफेस कौन कर रहा है? यही ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। So this is main important part of the computer, because of without operating system we cannot operate our computer. Second thing is language processor. We also know as translator. हम इसे ट्रांसलेटर के रूप में भी जानते हैं, ट्रांसलेटर के नाम से भी जानते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर को। Since hardware does not understand human language, programs written in the English like code must be translated into machine code. जैसे हम लोग जो है इंग्लिश लैंग्वेज को जानते हैं, इंग्लिश को हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है, प्रोग्राम जब लिखते हैं तो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। जो आपका कंप्यूटर है ये सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लेवल लैंग्वेज को जानता है। हम हाई को जानते हैं और हमारा कंप्यूटर जो है वो बाइनरी को जानता है। हम हाई में बात कर रहे हैं, हाई लेवल लैंग्वेज दे रहे हैं, और जो कंप्यूटर हमारा वो बाइनरी को समझ रहा है। तो कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कैसे हो रहा है? कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए बीच में एक सॉफ्टवेयर बनाया गया जिसे कहा ट्रांसलेटर, और ये ट्रांसलेटर 3 तरह के होते हैं। ठीक है, ये ट्रांसलेटर जो होते हैं 3 तरह के होते हैं। पहला होता है असेंबलर, दूसरा होता है कंपाइलर, और तीसरा होता है इंटरप्रेटर। इसको समझने से पहले 3 कैटेगरी ऑफ लैंग्वेज समझ लेते हैं हम। जो लैंग्वेजेस होती है वो भी 3 तरह की होती है। जैसे मैंने अभी कहा हाई लेवल लैंग्वेज, तो ये हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? एक्चुअली कंप्यूटर में 3 तरह की लैंग्वेजेस होती हैं। पहली होती है मशीन लेवल लैंग्वेज, जिसे हम लोग बाइनरी लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। दूसरी आती है असेंबली लैंग्वेज, जो बाइनरी से थोड़ी अच्छी होती है, थोड़ी बाद में आई। ठीक है, जो बाइनरी लैंग्वेज थी यानी मशीन लेवल लैंग्वेज थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 को कंसीडर किया जाता है। मतलब जो भी आप देंगे वो किस में जाएगा? 0 और 1 में जाएगा। ये बहुत पहले यूज होती थी, जनरेशन 1 में यूज होती थी। जब मैंने कंप्यूटर की जनरेशन बताई थी तब आप लोगों को बताया था कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में बाइनरी लैंग्वेज का यूज किया गया है। तो जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी उसमें बाइनरी का यूज किया जाता था। बाइनरी क्या है? 0 और 1 की फॉर्मेट में जो लैंग्वेज यूज होते हैं। मतलब कंप्यूटर में कोई भी डेटा देना है, सारा का सारा 0 और 1 की फॉर्मेट में देंगे। उसके बाद इसको थोड़ा सा अपडेट किया गया और आई असेंबली लेवल लैंग्वेज, यानी लो लेवल लैंग्वेज यूजिंग मेमोराइज, मतलब कुछ ADT HALT का यूज करते हुए हमने मशीन लेवल लैंग्वेज असेंबली को बना दिया। मशीन लेवल लैंग्वेज को अपडेट करके असेंबली लैंग्वेज में बना दिया, जो मशीन डिपेंडेंट होती थी। क्या होती थी? मशीन डिपेंडेंट होती थी। और तीसरी जो हमें बनाई हाई लेवल लैंग्वेज। ये हाई लेवल लैंग्वेज जो थी ये इंग्लिश लाइकली थी, बिल्कुल इंग्लिश में होती थी। जैसे आजकल आप लोग पाइथन यूज कर रहे हैं, सी यूज कर रहे हैं, C++ यूज कर रहे हैं, जावा यूज कर रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, HTML, CSS, CSS फ्रेमवर्क, एंगुलर जावास्क्रिप्ट, ये सब के सब हाई लेवल लैंग्वेज में बनाए गए हैं। ठीक है, अब इन्हीं लैंग्वेज को प्रोसेस करने के लिए लैंग्वेज प्रोसेसर की जरूरत पड़ी। लैंग्वेज प्रोसेसर मींस ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ी। सबसे पहला ट्रांसलेटर जो आया हमारे पास वो आया असेंबलर ट्रांसलेटर। ये जो असेंबलर ट्रांसलेटर था ये असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलने के लिए यूज किया जाता था। असेंबली ट्रांसलेटर का यूज हम असेंबलर ट्रांसलेटर का यूज असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता था। हमारी लैंग्वेजेस तो अपडेट हो गई, जो हमारी लैंग्वेजेस थी ये तो अपडेट हो गई, बट हमारा जो कंप्यूटर है वो अभी भी बाइनरी को ही समझ रहा है। तो हमें बाइनरी में जो हम लैंग्वेज दे रहे हैं उसको बाइनरी में कन्वर्ट करवाने की जरूरत होती है। तो ये जो जरूरत है ये कौन पूरी करते हैं? असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर करते हैं।
जो असेंबली लैंग्वेज थी वो जो असेंबलर था वो असेंबली को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कराने का काम करता था, और जो कंपाइलर था और इंटरप्रेटर ये दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कराने का काम करते थे। क्या करते थे? हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कराने का काम करते थे। कौन? कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों में अंतर क्या था? कंपाइलर जो होता है वो पेज को एक बार में ही पूरा का पूरा ट्रांसलेट कर देता है लो लेवल लैंग्वेज में, कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड एट वंस, और ये जो फास्ट एग्जीक्यूशन करता है हार्डर होता है, हार्डर एरर डिटेक्शन होते हैं इसमें एरर डिटेक्शन जो होती है बहुत हार्ड होती है, और अपने द्वारा दिए गए एरर्स को ये लर्न करके भी रख लेता है। कौन? कंपाइलर। कंपाइलर की क्वालिटी है कि ये बहुत एक बार में पूरे पेज को कन्वर्ट कर देता है, बहुत फास्ट होता है, एरर डिटेक्शन इसमें बहुत हार्डर होती है। और अगला जो है हमारे पास वो आया इंटरप्रेटर, यानी ये क्या करता है? ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है, बट लाइन बाय लाइन, और लाइन बाय लाइन के होने की वजह से ये कैसा हो जाता है? स्लो हो जाता है। मतलब जो ट्रांसलेट करेगा वो बहुत स्लो करता है ट्रांसलेट, टाइम टेकिंग हो जाता है, बट इजियर एरर डिटेक्शन, बट इसमें जो होती है एरर डिटेक्शन वो बहुत इजी हो जाती है फाइंड करना। इसके एग्जांपल के लिए जैसे पाइथन हो गई, रूबी हो गई, ये सब के सब जो लैंग्वेजेस हैं ये हाई लेवल लैंग्वेज यानी इंटरप्रेटर बेस्ड पे काम कर रहे हैं लैंग्वेजेस। तो दूसरा हमारा कंप्लीट हो जाता है। पहला हमने समझा ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा हमने समझा ट्रांसलेटर। अब बात करते हैं तीसरे की। तो जो तीसरा हमारा है वो है डिवाइस ड्राइवर्स। देखो हर एक चीज को चलाने के लिए उसका एक प्रॉपर ड्राइवर चाहिए। आपके कंप्यूटर का भी वही हाल है कि प्रॉपर चीजों को चलाने के लिए प्रॉपर ड्राइवर चाहिए। जैसे यूएसबी चाहिए तो यूएसबी ड्राइवर है, ऑडियो चाहिए तो ऑडियो ड्राइवर है, डिस्प्ले ड्राइवर है, वायरलेस ड्राइवर है, लैंड ड्राइवर है, हर एक चीजों के एक ड्राइवर होता है जो इसमें है। वैसे ही हमें ये जो ड्राइवर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर में जो ड्राइवर्स लगते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हें इंस्टॉल किया जाता है। बट अब नाउअडेज वी आर नॉट इंस्टॉलिंग एनी ड्राइवर बिकॉज दीज ड्राइवर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड। अभी विंडोज 10 के बाद से, विंडोज 8 के बाद जो भी विंडोज आ रही हैं इसमें ड्राइवर अपने आप अपडेट हो जाता है, हमें अपडेट करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन पहले के समय में हमें ड्राइवर पैक सोल्यूशन डालना पड़ता था, ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ते थे, बिना ड्राइवर कोई चीज नहीं चलती थी। अगला हमारा आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, मतलब वे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को चलाने के लिए प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए चाहिए होते हैं। जैसे एंटीवायरसेस, जिसमें क्विक हील आता है, मैकफी आता है, ये सारे अनऑथराइज्ड, ये सारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये अनऑथराइज्ड डेटा को हमारे कंप्यूटर में एक्सेस होने से रोकते हैं। जो अनऑथराइज्ड डेटा होता है वो हमारे कंप्यूटर पे एक्सेस नहीं कर पाता है। इसमें ही आता है डिस्क डिफ्रेगमेंटेटर, यानी जो डिस्क को डिफ्रेगमेंटेट करता है, यानी अननेसेसरी जो डिस्क पे ट्रैक्स एंड सेक्टर होते हैं उनको रिमूव करने काम करता है, कंपेयर करता है और जगह को रिमूव करता है, जगह बताता है। यानी और कुछ होते हैं टेक्स्ट एडिटर, जैसे नोटपैड हो गया, ये सारे टेक्स्ट एडिटर होते हैं, ये भी कंप्यूटर में होते ही होते हैं, बिना इसके आपका कंप्यूटर प्रॉपर तरीके से चलता नहीं है। ये थे हमारे कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को चाहिए ही चाहिए होते हैं, इन्हें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब आते हैं सेकंड टाइप पे, जिसे कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, हमें चाहिए तो हम रखेंगे, नहीं चाहिए तो नहीं रखेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क ऑफ द यूजर बाय a single application cannot serve all purpose। मतलब ये जो हमारे द्वारा किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, एक एप्लीकेशन सारी चीजों को परफॉर्म नहीं कर सकता है। हमें परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट एप्लीकेशन चाहिए होते हैं, उन्हें कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसमें दो तरह के आते हैं, पहला आता है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, दूसरा आता है स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर होते हैं, इन्हें हमें कुछ जनरल काम करने के लिए यूज किया जाता है जिसकी जरूरत सबको होती है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल,
फॉर स्प्रेडशीट बनाने के लिए हमें एक्सेल की जरूरत पड़ेगी और सबको जरूरत पड़ती है। वीएलसी मीडिया प्लेयर, वीडियो देखने की जरूरत सबको होती है और हमें वीएलसी मीडिया प्लेयर की जरूरत हर जगह होती है। और फोटोशॉप, सबको फोटो एडिटिंग करने की जरूरत होती है। दूसरा आता है स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। ये कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं जिसकी हमें जरूरत है तो हम रखेंगे, नहीं है तो नहीं रखेंगे। जैसे मान लीजिए आप एक अकाउंटेंट हो तो आपको टैली की जरूरत होगी तो आप रखेंगे, नहीं जरूरत है नहीं रखेंगे। टिकट रिजर्वेशन सिस्टम में उसका सॉफ्टवेयर आ जाता है। हेल्थ केयर मैनेजमेंट में, होटल मैनेजमेंट में, पेरोल मैनेजमेंट में, इन सब पे अपना डेडिकेटेड काम होता है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सॉफ्टवेयर बने हुए होते हैं। तो आज की क्लास में इतना रखेंगे, आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।